हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो 10th और 12th दोनों में पढ़ना है, तो ये दोनों के लिए यूज़फुल है। दूसरी बात, ये पार्ट 1 है, ठीक है ना। इस सीरीज में टोटल 50 एमसीक्यू आपको बता जाएंगे, लेकिन इस पार्ट 1 में सिर्फ 25 को सॉल्व किया जाएगा। पार्ट 2 में फिर 26 to 50 सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी कंपटीशन में ये एमसीक्यू आपको काम आ सकते हैं, तो आप इनको सॉल्व करें। आप हमसे पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये तो आपको पता है ना। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, ये आपको पता है, एम्पियर, ठीक है ना। आपको पता है कि जो नाम लिखा जाता है वो कैपिटल से शुरू होता है, लेकिन उसी का अगर यूनिट लिखा जाए तो वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है ना। ये एम्पियर स्मॉल ए से शुरू होगा, और इसको डिनोट पर हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, ठीक है। दूसरा है, द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज। तो हिंड्रेंस क्या होता है, हिंड्रेंस मतलब रजिस्टेंस, है ना, डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस जो कंडक्टर में होते हैं, जो करंट को प्रॉब्लम करते हैं फ्लो होने में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड, अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर। ऑप्शन है लाइव, in the neutral, in the earth, may be connected in any line। तो आपको ये पता है कि फ्यूज़ को लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। फ्यूज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर, जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस का सप्लाई होता है। अर्थ वायर वो है जो अर्थ से कनेक्शन होता है, जो आपको शॉक से बचाता है ना। और न्यूट्रल वायर जिससे करंट रिटर्न होता है। आपको पता है इस बारे में, और नहीं पता है तो पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ, इस पार्ट में लगभग बहुत इजीली क्वेश्चन होंगे, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के रेट को क्या कहा जाता है, रेट मतलब मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। चार्ज के फ्लो होने के रेट को कहा जाता है करंट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक current, C is the correct option। The instrument used for measuring electric current, करंट मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम क्या है। देखिए, करंट को मेज़र करना है तो मेज़र करने के लिए एमीटर, अगर बोला होता डिटेक्ट करना है ना, तो स्मॉल करंट को भी अगर डिटेक्ट करना होता है तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर से क्या करते हैं, ईएमएफ को कंपेयर करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं सेल का। ये क्लास 12 में है, ठीक है। तो करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। एमीटर का सिंबल आपको पता होगा, प्लस माइनस, है ना। और करंट अगर डिटेक्ट करना होता तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और डिटेक्ट के साथ अगर डायरेक्शन बोला होता, डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तब भी गैल्वेनोमीटर यूज़ करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल व्हेन 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और यही चार्ज अगर इन्फिनिटी से ले जाया जाता, इन्फिनिटी से लाया जाता, तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होता, पोटेंशियल एट पॉइंट ए,
मतलब जो पोटेंशियल हम बोलते हैं वो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कोई 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? ऑब्वियसली वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ओम रेजिस्टेंस का है, एम्पियर करंट का है, फैराडे किसका है? आप बताइए, कमेंट करके बताइए फैराडे किसका है। 8, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I इज। ठीक है, वोल्टेज और करंट में या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन क्या होता है? तो हमको पता है ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर और रजिस्टर। ठीक है, तो ये D इज द करेक्ट ऑप्शन। 9, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, अब भी बताया गया है ना, कौन से लॉ से दिया गया था? V और I के बीच में जो रिलेशन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। वो कौन से लॉ से था? वो था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, है ना। और ओम्स लॉ किसने दिया था? ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो यहाँ ये ओम होगा। द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस B एंड करंट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, 1828 में शायद ना, 1828 में। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय, उसमें हिंड्रेंस था, तो अलग अलग वर्ड आ रहे हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट एक ही है। मतलब जो करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम करे उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर से SI यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का? ओम होता है। Which of the given statement is not true regarding the electrical setup for the verification of Ohm's law? तो ये क्वेश्चन है Ohm's law से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से आपको देखना है, पूछा है नॉट ट्रू मतलब फॉल्स कौन सा है? तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द अननोन रेजिस्टेंस, ये तो सही है, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी सही है। द रेओस्टेट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, रेओस्टेट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, ये बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है ना, क्योंकि रेओस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब हो सकता है या तो आप उसको बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। डी है द सिंगल की इज यूज टू स्विच ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये तो सही है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, अ वोल्ट मीटर इज यूज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू। तो यहाँ दिया है वोल्ट मीटर इज यूज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, सही है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो यहाँ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू स्टेटमेंट को देखना है। तो पहला है अ वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, तो वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस है, ये तो सही है, एंड कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि वोल्ट मीटर को कैसे जुड़ा जाता है? पैरेलल में, तो ये आधा ट्रूथ है। ठीक है ना, 50% जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इतना तक सही, उसके बाद ये गलत हो गया। अब वोल्ट मीटर इज ए लो रेजिस्टेंस, तो ये गलत हो गया, तो बाकी का भी गलत हो जाएगा। और वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इतना सही है, एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, देखिए यहाँ बताया गया था पैरेलल होता है, ये पैरेलल, तो सी आपका ट्रू है। वोल्ट मीटर इज ए लो रेजिस्टेंस, तो ये भी नहीं होगा, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 14. A battery of 12 volt is connected in series with resistors 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.1 ohm and 11 ohm. How much current would flow through
0.3 ओम रजिस्टर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को रोक कर, है ना। यहाँ सॉल्यूशन भी आपको बताया जा रहा है कि यहाँ एक सेल आपको दिया गया है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का एक सेल दिया गया है और इसके क्रॉस जो रजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में कितना 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर कितना है 0.1 और एक लास्टली है 11 ओम का, ठीक है। और की वगैरह आप बना सकते हैं, है ना, की आप बना सकते हैं, सिंपल सर्किट बनाया गया। तो इसमें आपको निकालना है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 0.3 ओम रजिस्टर। तो जो भी करंट यहाँ निकलेगा वो कांस्टेंट होगा सभी रजिस्टर में, क्योंकि ये सर्किट कैसा है, सीरीज है। और करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, करंट हमारा जो निकलेगा वो होगा V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट अप्लाई किया गया है और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 0.2, ये सारा ऐड हो जाएगा, ये सारा ऐड हो जाएगा। तो 0.2, 0.3, 0.5 एंड 0.4, 0.9 और 0.1, ये हो गया 1, ठीक है, कंप्लीट 1 एंड 11, तो ये हो गया 12 ओम। तो 12 ओम, तो ये जो करंट निकला वो 1 एम्पियर का, मतलब इससे जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर का फ्लो करेगा और ये 1 एम्पियर सभी रजिस्टर्स के साथ फ्लो करेगा, सभी रजिस्टर के ऊपर, सभी रजिस्टेंस के अंदर। तो ये जो ऑप्शन हो गया कौन सा सही होगा, 1.00 एम्पियर, ठीक है, एग्जैक्टली 1। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। डज नॉट डिपेंड, डिपेंड नहीं है, डज नॉट। तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर करता है, टेम्परेचर पर करता है, डेंसिटी पर नहीं करता है। तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 16 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। पैरेलल में क्या होता है, यहाँ दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है ना। इसमें क्या है, टोटल इलेक्ट्रिकल पावर, पावर क्या होता है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो घट जाते हैं, ठीक है ना, तो पावर बढ़ जाता है, ठीक है। पावर V²/R ऐसे आप पढ़े होंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो पावर क्या होता है, पैरेलल में बढ़ जाएगा और सीरीज में घट जाएगा, जबकि रेजिस्टेंस इसका उल्टा होता है, पैरेलल में घट जाता है और सीरीज में बढ़ जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 हाउ द चार्ज विल फ्लो, चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो पहला बाय हीटिंग देम, दूसरा बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा बोथ, चौथा नन ऑफ दिस। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। जब आप किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो चार्ज फ्लो होना शुरू करता है, ठीक है ना। लेकिन चार्ज के फ्लो होने का और भी कारण हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने से भी फ्लो करते हैं चार्ज, है ना, टेम्परेचर बढ़ने से भी फ्लो करते हैं, तो हीटिंग करने पर भी चार्ज फ्लो कर सकते हैं। सो बोथ ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 18 है इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज ट्वाइस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट रेडियस इज इंक्रीज ट्वाइस। लेंथ और रेडियस को डबल कर दिया गया है, मतलब लेंथ क्या हो गया 12 हो गया और रेडियस क्या हो गया 2r हो गया। हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ठीक है ना। तो एरिया को हम क्या लिखते हैं 1/πr², ठीक है।
तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन होता वो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, तो l को हमको कर देना है डबल और r को भी कर देना है डबल। तो डबल जब करेंगे तो 2r का स्क्वायर हो जाता, ये 2r का पूरा स्क्वायर हो जाता, तो ये क्या हो जाता 12 और ये क्या हो जाता 4r स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हाफ टर्म एक्स्ट्रा आया, ठीक है ना, हाफ एक्स्ट्रा आया, तो ये सी करेक्ट ऑप्शन होगा, रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। प्रॉपर तरीके से भी आप इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कर सकते थे, जैसे पहला इक्वेशन ऐसे लेते, पहला r = रो l बाई ए इक्वेशन 1, और दूसरा r डैश न्यू रेजिस्टेंस = रो, सेम मटेरियल है, लेंथ 12 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या पाई r स्क्वायर लिखते, ठीक है। फिर r की जगह में क्या कर देते रो 2l पाई r की जगह में 2r का स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना, 2r का स्क्वायर हो जाता, तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता, ये रो इंटू 12 बाई पाई 4r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देते इक्वेशन 2 ले लेते, r डैश है, अब इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम पुट कर देते, जैसे रो l पाई r स्क्वायर की जगह में एक r हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी कट के 2 हो जाता, सो r डैश क्या हो जाता 1/2 इंटू r, तो ये क्या हो गया हाफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली इफ, क्या बोला जा रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इफ, क्या कंडीशन था, कंडीशन था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ में पढ़े थे हम लोग, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल में हम लोगों को पता है, पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या होता है बताइए, R/N होता है ना, ठीक है, तो R क्या दिया है 4 ओम दिया हुआ है और N कितना दिया हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओम, सो 1 ओम। यही सीरीज में होता तो सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या निकल जाता है, इसका निकल जाता है NR, N के जगह 4 और R के जगह में 4, तो ये हो जाता 16 ओम, ठीक है। तो चकमा देने के लिए 16 ओम यहाँ दिया हुआ है, आपको फंसना नहीं है, पैरेलल में 1 ओम ही आएगा। और पैरेलल निकालने बोले तो आपको ट्रिक याद करना है कि पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है घट जाता है, मतलब जो भी रेजिस्टेंस यहाँ दिया होगा आंसर उससे छोटा होगा, ठीक है। और सीरीज में क्या होता आर इक्विवेलेंट बढ़ जाता है, तो जो भी आंसर होता वो इससे बड़ा होता अगर सीरीज होता तो, ठीक है। Which of the given condition represent more resistance at constant temperature, ठीक है, कौन सा कंडीशन में रेजिस्टेंस जो हो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ज़्यादा होगा, तो रेड लाइन हम लोग को ज़्यादा बताता है, आप लोग को पता है ना, रेड लाइन ज़्यादा होता है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। देयर इज वायर ऑफ लेंथ L, बहुत बढ़िया, देयर इज वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन A, वायर का लेंथ L क्रॉस सेक्शन A है, विच ऑफ द गिवन हैव लिस्ट रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस कम होगा ये पूछ रहा है, तो आपको ये सबसे पहले समझना होगा लेंथ के साथ डायरेक्टली और एरिया के साथ इन्वर्सली होता है रेजिस्टेंस, तो लेंथ डबल एरिया हाफ, अगर हम लेंथ को डबल कर दे तो इस इक्वेशन को एक बार लिख लीजिए कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता तो क्या हो जाता R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, तो लेंथ को डबल कर दिया गया और एरिया को क्या कर दिया गया आधा कर दिया गया, तो एरिया ये क्या हो जाता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ऊपर चला जाता 8L/A, तो 8L/A तो ये तो 8 टाइम हो गया, इस तो ज़्यादा हो गया। दूसरा में देखिए लेंथ ट्रिपल एरिया डबल, लेंथ ट्रिपल किया गया है, मतलब क्या लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया है और एरिया को डबल कर दिया गया है, मतलब 2A, ठीक है, एक इसको देखना है। और तीसरा देखिए तब पता चलेगा, लेंथ हाफ कर दिया गया है, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/2,
और एरिया को डबल कर दिया गया है। हाँ, तो ये 2A, तो L/4 हो गया। और चौथा तो ये होगा नहीं, ओरिजिनल वायर। ठीक है, तो सबसे कम जो रजिस्टेंस आया वो L/4 यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, 1/4। ये 3/2 है। ठीक है ना, और ये क्या है, ये तो 8 टाइम हो गया था। तो आपका C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि L/4A ये 1/4 बता रहा है रजिस्टेंस का, और ये 8 टाइम बता रहा है, और ये 3/2 टाइम्स बता रहा है। On which of the given parameter a specific resistance depend? On which of the given parameter a specific resistance depend? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक और नाम है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का पुराना नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टिविटी का आपको पता है एक्सप्रेशन रो होता था, है ना, ये कहाँ से आता था, R = ρL/A, और रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता था, ओम मीटर। किस पर डिपेंड नहीं करता है ये, और किस पर डिपेंड करता है, पूछा है किस पर डिपेंड करता है, ऑन विच ऑफ द गिवन पैरामीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड। तो ये 2 फैक्टर पर करता है। ठीक है, नेचर और टेम्परेचर। ठीक है ना, तो टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है, नेचर नहीं है। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर नहीं करता है, करंट पर भी नहीं करता है, तो टेम्परेचर पर करेगा। रजिस्टेंस 4 फैक्टर पर करता है। ठीक है, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर, और रजिस्टिविटी 2, नेचर, टेम्परेचर। नेचर का मतलब होता है अलग वायर का अलग रजिस्टिविटी, है ना, मतलब वायर का अलग हो जाना, अलग वायर का अलग नेचर होगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, a resistor of length L is connected to a battery and current I is given through it if it is divided into 3 parts by length, है ना। यहाँ इसको ध्यान से समझना होगा। रजिस्टर है जिसका लेंथ L दिया हुआ है, अब उसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, करंट I गिवन किया गया है। इफ़ इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय लेंथ, 3 पार्ट में अगर डिवाइड किया जाएगा, शुरुआत में L था तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हर एक का रजिस्टेंस, हर एक का जो लेंथ हो गया इतना हो जाएगा। फाइनली इसको आप ऐड करते तो L ही आता आंसर में, है ना, 3L/3, तो 3 कैंसिल हो जाता, L आता। एंड ऑल हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम बैटरी, द करेंट फ्लोइंग थ्रू देम विल बी। करंट कितना होगा, ठीक है, तो करंट कितना होगा, करंट I = कितना होता था, V/R। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा है इसमें करंट एंड ऑल हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम बैटरी, करंट फ्लोइंग थ्रू देम विल बी। करंट कितना फ्लो करेगा, तो सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, करंट I ही फ्लो करेगा ना सबसे, जो करंट आप I निकालेंगे, I का जो भी वैल्यू होगा वो सबके साथ फ्लो करेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा है, कॉम्बिनेशन है सीरीज। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का केस है। हालांकि यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया होता तो करंट का वैल्यू कितना होता है वो एग्जैक्टली पता होता है, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें I करके दिया हुआ है, करंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो करंट तो सेम होगा सभी में, करंट फ्लोइंग थ्रू देम विल बी 1 या I, 1 नहीं होगा, ये I होगा। ठीक है, I करंट, समझ में आया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 ये है थोड़ा। 2 रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected with a cell in parallel. Find the ratio of current flowing through R1 to the current flowing through R2। ठीक है, 2 रजिस्टर को कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल। ठीक है ना, मतलब ये मान लीजिए आप R1 है और यहाँ मान लीजिए ये है R2, दोनों को सेल के क्रॉस कनेक्ट किया गया है पैरेलल। तो यहाँ पर रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वो V होता, इससे निकलने वाला करंट का नाम हम लोग I रख देते हैं, और यहाँ के बाद करंट बदल जाएगा। ये R1 में मान लीजिए I1 करंट चला गया, और R2 में मान लीजिए करंट चला गया I2।
तो क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई करेंगे वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, ठीक है ना। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा V/R1, ठीक है ना। ओम्स लॉ से V = IR होता है ना। और I2 क्या हो जाएगा, V/R2। तो आपको यहाँ निकालने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1/R2। तो R1 पर करंट ये है और R2 पर करंट ये है, ठीक है। तो I1/I2 क्या हो जाएगा, I1/I2, ये आप कर देते तो क्या हो जाता, V/R1 × R2/V, ये कैंसिल हो जाता। सो आ जाता R2/R1, ठीक है ना। सो R2 = R1, ये वाला B करेक्ट ऑप्शन है, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आप इसको कंप्लीट कर लें, अपनी कॉपी पर नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।